ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ एनसीपी ऑन अस्थमा। तो नर्सिंग केयर प्लान जब आप बनाते हो तो उसका तो फॉर्मेट होता है। मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको बताया है, पर हम जैसे अस्थमा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको अस्थमा के बारे में पता भी होना चाहिए, तभी कोई भी आप डिजीज़ कंडीशन को प्रॉपरली बना पाते हो। तो आपने स्क्रीन पे पिक्चर देखी फ्रेंड्स। तो अस्थमा की प्रॉब्लम में होता क्या है कि ये हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, लंग्स में हमारे एयरवेज होते हैं, तो उनको ये मेनली अफेक्ट कर रही है। तो नॉर्मल लंग की पिक्चर आप देख सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो एयरवे है लंग का, वो नॉर्मल लाइनिंग है उसकी, यानी वो क्लियर है, वो ओपन है। जैसे कि पेशेंट जो नॉर्मल एयरवे होता है, जिसकी वजह से हम नॉर्मली ब्रीथ कर पाते हैं। लेकिन जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है, उसकी लंग्स कैसी हो जाती है, उसके जो एयरवेज होते हैं वो ना स्वेलन हो जाते हैं, यानी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। और उसमें म्यूकस का भी प्रोडक्शन होता है, यानी म्यूकस भी उनमें होता है, एक्सेस म्यूकस। ठीक है, सिक्रेशन यानी कि। तो जिस वजह से जो एयरवेज है वो नैरो है, यानी टाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो मसल्स जो है टाइट है, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट जो है वो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, यानी नॉर्मली जैसे हम लोग लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के यानी सिक्रेशंस भी बहुत बनते हैं। और उसको मेनली इसमें क्या होता है, डिस्निया होता है। बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आती है। चलिए अब एनसीपी देखते हैं। तो एनसीपी में आपका जो पेशेंट होता है उसका बायोडाटा आप सबसे पहले लिखते हो। उसमें पेशेंट का नाम आप लिखोगे, उसका यानी फाइल से आप कंप्लीट उसका डाटा उतार सकते हो। उसका कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ओपीडी नंबर जो होता है, और उसका सेक्स क्या है, मैरिटल स्टेटस, आईपीडी क्या नंबर है उसका। जैसे कि आईपीडी नंबर यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट में वो एडमिट हुआ है, तो फिर उसका आईपीडी एक नंबर चढ़ता है। वार्ड कौन सा है, बेड नंबर कौन सा है, कौन से बेड पे लेटा है, उसका डायग्नोस है हमारा अस्थमा पेशेंट का। ठीक है, रेस्पिरेटरी डायग्नोस है। और ये मेडिकल कंडीशन यानी मेडिकल नर्सिंग केयर प्लान जब आप बनाते हो, तो आप यही बनाओगे। तो आप चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, नर्सिंग कर रहे हो, या बीएससी जीएनएम पोस्ट बेसिक, तो फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी बना सकते हो अपना। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी बना सकते हो आप अगले ईयर में। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी बनाया जा सकता है ये डायग्नोसिस। तो यानी काफ़ी जगह में आपको ये हेल्प कर लेगा। हॉस्पिटल लिख सकते हो, एड्रेस पेशेंट का बता सकते हो। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में पेशेंट की हिस्ट्री क्या क्या है, मेन प्रॉब्लम्स को क्या क्या है। तो पेशेंट का यही है कि पेशेंट इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न इन अस्थमा, सांस में दिक्कत है, उसको एंग्जाइटी फटीक है, और इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, यानी यही उसकी प्रॉब्लम्स है, मेडिकली कंडीशंस हैं। इसमें आप चीफ कंप्लेंट्स भी पेशेंट की लिख सकते हो। और पास्ट में अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम थी तो यहाँ नोट करना है। सर्जरी कोई पेशेंट की हुई है प्रेजेंट में, तो लिखोगे प्रेजेंट में। वैसे अस्थमा मेडिकल कंडीशन है, दवाइयाँ देते हैं हम इसमें। ठीक है, और मेडिसिन से ही इसको ट्रीट करने की ट्राई किया जाता है। और बाकी हम पेशेंट को जो है वो नैप करवाना इसमें ज़रूरी है पेशेंट का। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह मेडिसिन इसमें दी जाती हैं। फिर पास्ट में कोई सर्जरी हुई है तो यहाँ पर आप नोट करोगे। ठीक है, जैसे पास्ट में कोई सर्जरी हो भी सकती है पेशेंट की, ऐसा ही नहीं है कि आपको पूरा कॉपी करना है, पेशेंट से पूछ करके लिखना है। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एक पॉइंट आता है, जिसमें पेशेंट का इकोनॉमिक कंडीशन यानी यानी जो मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी उसकी इनकम से रिलेटेड बातें हैं, वो आप इसमें लिख सकते हो पेशेंट से पूछ करके कि उसका हाउसिंग कंडीशंस कैसा है, और वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी है, वेंटिलेशन का क्या सोर्स है, ये सब आप उनसे पूछोगे। और फिर आप लिखोगे, और साथ में आप इसमें ना, इसमें तो नहीं लिखा है, आप उनकी एनुअल इनकम या मंथली इनकम भी इसमें ऐड कर सकते हो। और उनका ऑक्यूपेशन भी इसमें लिख सकती हूँ। पेशेंट हमारा जो भी है, यानी टीचर है या कोई बिज़नेस करता है या कोई फार्मर है, तो उसके थ्रू वो कितना इनकम कमा लेता है, ये आप लिख सकते हो। मोटा-मोटा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस का पॉइंट। तो यहाँ पेशेंट का आप लिख सकते हो कि हमारा पेशेंट है वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, और उसको क्या पसंद है खाने में, क्या-क्या वो चीज़ें खाता है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट मेन चीज़ आती है, ये भी एक मेन चीज़ है एनसीपी जब आप बनाते हो, वो है फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री में ये कंप्लीट फैमिली के बारे में हम पेशेंट की लिखते हैं। तो पेशेंट को अलग से आप रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हो। तो पेशेंट है, जैसे मान लो ये हमारा पेशेंट है, ये उसके ऊपर में मम्मी पापा हैं, ये मदर है, और साथ में पेशेंट की ये वाइफ़ है, उसके बच्चे हैं। फर्दर ये आगे पेशेंट का ब्रदर है, उसकी वाइफ़ है, तो ये आगे कंटिन्यूअसली ऐसे ही फैमिली का पैटर्न चल रहा है। तो साथ में आप कीज़ भी बनाते हो, यहाँ पे कीज़ बनाई गई हैं, तो ये आपको ज़रूर बनानी है। जब भी आप एनसीपी बनाओ, फैमिली ट्री बनाओ, तो कीज़ ज़रूर रिप्रेजेंट करना, ताकि अच्छे से क्लियर पता चल सके कि कौन सा पेशेंट और कौन से पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन है मेल है, कौन फीमेल है, कौन मेल पेशेंट है, कौन फीमेल पेशेंट है, ऐसे करके लिखना होता है। यहाँ पर वाइटल साइंस हम लोग लिखते हैं, तो पेशेंट के जो वाइटल्स हैं वो आपको लिखने होंगे इसमें, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। तो नॉर्मल वैल्यूज़ आपके सामने हैं, पेशेंट की वैल्यू भी सामने, और रीमार्क भी आपको साथ में आप बता सकते हो, या फिर
रिज़ल्ट भी आप इसमें आप लिख सकते हो कि अगर पेशेंट का मान लो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप इंक्रीज़्ड यहाँ पे लिख सकते हो, मॉडरेट यहाँ पर आप इंक्रीज़ लिखना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सबसे ज़्यादा ही है। फिर अगर ये हार्ट बीट बढ़ी है तो इंक्रीज़्ड आप यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन बढ़ी है तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ आप लिखोगे। इसमें नहीं लिखा है तो मैं आपको वर्बली ऐसे बता रही हूँ, आप इसको इंक्रीज़्ड लिखना है आपको। बीपी यहाँ पे थोड़ा-सा अगर कम है तो आप लिख सकते हो कि स्लाइटली डिक्रीज़्ड, ऐसे। चेक करके नॉर्मल भी आ सकता है तो नॉर्मल लिखोगे, जो फाइंडिंग नॉर्मल है उसको हम नॉर्मल ही लिखेंगे, ओके। उसके बाद में आती हैं इन्वेस्टिगेशंस। तो ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, हीमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं। इसमें हुआ पेशेंट का हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ है, WBCs का, TLC यानी कि, ठीक है, और लिम्फोसाइट, सोडियम, चेस्ट एक्सरे, तो ये रेडियोलॉजी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर थोड़ा सा पॉइंट बना लेना, रेडियोलॉजी। तो एक्सरे डन पेशेंट, उसमें कोई फाइंडिंग है तो आप लिख सकते हो। PFT टेस्ट होता है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें जो भी रिजल्ट है वो आप लिख सकते हो, या फिर PFT डन ऑफ द पेशेंट, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन आता है, हेड टू टू एग्जामिनेशन, जिसमें कि जर्नल अपीयरेंस सबसे पहले आता है। इसमें नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड कैसा है, पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है। फिजिकल एग्जामिनेशन का ना वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें सारा कुछ कंप्लीट बताया कि कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटल स्टेटस। तो पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो कॉन्शियस लिखोगे। कई बार हमारे पेशेंट जो होते हैं वो सेमी कॉन्शियस होते हैं, या फिर कोमा वाले पेशेंट है तो अनकॉन्शियस होगा वो पेशेंट, तो वो आता है इसमें। लुक कैसी है पेशेंट की, वो लिखा गया है इसमें। हाइट वेट पेशेंट का लिखोगे आप। हाइट भी आप प्रॉपर शॉर्ट स्टैचर इसमें लिखा है तो इसमें आप हाइट उसकी प्रॉपरली लिख सकते हो। ये भी 5 फीट का है, 4 फीट का, जो भी पेशेंट का हाइट है। स्किन की कैसी कंडीशन है, हेड एंड फेस आप देखोगे तो स्कैल्प में डैंड्रफ की स्वेलिंग ठीक कर लेना। फेस में पफिनेस है, स्वेलिंग है या नॉर्मल है तो वैसे लिख सकते हो। कुछ रैशेस, रेडनेस है वो भी हम नोट करेंगे। आइज़ को भी हम चेक करते हैं, ठीक है, प्यूपिल चेक करते हैं आइज़ में, विज़न देखते हैं, स्पेक्स लगा है तो मायोपिया और हेड हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम वो भी बातें लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर, नोज़, इस तरह से आप कंप्लीट लिखोगे। तो ईयर में भी जैसे कोई डिस्चार्ज है, कोई अबनॉर्मल प्रॉब्लम है, या जब हम कोई ENT वाला पेशेंट होता है उसका एग्जामिन करते हैं तो इनमें हमको अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट होती है। उस तरह से माउथ की कोई कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, आप इसमें लिखोगे। चेस्ट, तो यहाँ पर ब्रेथ साउंड कैसी अबनॉर्मल आ सकती है, वीजिंग साउंड आ सकती है, आप इसमें वीजिंग साउंड लिख सकते हो। अस्थमेटिक पेशेंट में हम क्या, हमारी क्लासिकल फाइंडिंग होती है वीजिंग साउंड ही होती है ना। फिर अब्डोमेन को चेक करते हैं। अब्डोमेन में 4 चीज़ें लिखी जाती हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो वो भी आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हो और इफेक्टिव अच्छा बनाने के लिए अपना NCP। और एक्सट्रीमिटीज़ में ये लिखा गया है कि ट्रेमर्स, जैसे ट्रेमर्स क्या होता है, कंपकपी को बोलते हैं। हाथ जो है प्रॉपरली, यानी कि मूवमेंट उनमें क्या कहते हैं, शिवरिंग टाइप रहता है। तो इस तरह का है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, एक्सट्रीमिटीज़ नॉर्मल, ऐसे आप लिख सकते हो। बैक नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखोगे। काइफोसिस, लॉर्डोसिस या स्कॉलियोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम बैक की है तो वो लिखेंगे हम लोग। जेनिटल एंड रेक्टम में लिख सकते हो, ये भी नॉर्मल है। अगर फाइंडिंग अब नॉर्मल है तो वो भी लिख सकते हो। लाइक हेमरॉइड कोई पेशेंट होता है, या जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो उनमें भी आपको कुछ अब नॉर्मलिटी मिल सकती है, बट अदरवाइज़ नॉर्मल लिखोगे। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट लिखा गया है। फिर नेक्स्ट अस्थमा के बारे में थोड़ा सा कि भाई ये इनक्यूरेबल इलनेस है और इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो चलती रहती है लाइफ टाइम ही। बाकी मैनेजमेंट में कुछ इसमें जैसे रेस्ट है, ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को, क्योंकि प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता है पेशेंट, एयरवेज क्योंकि उसके ब्लॉक हैं, नैरो है ना, देखा ही है आपने। और इसकी वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ता है, नेबुलाइज हम करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। फिर हमारे ड्रग्स जो है, हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी है इसमें। ड्रग्स में ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, है ना, इनहेलर्स होते हैं इसमें, तो उनके कुछ नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये आप इनमें से सारे कुछ कुछ लिख सकते हो। फिर यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो वो दिया जाता है, मेडिसिन्स हैं ताकि इन्फ्लामेशन के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी ये काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स में दिया जा सकता है टू ट्रीट इन्फेक्शन। नर्सिंग डायग्नोसिस, ओके। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे NCP में मेन रहता है। तो एनालिस्ट आपको करने होते हैं 5-6 डायग्नोसिस, और एक्सप्लेन आप कर सकते हो 3-4 आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
तो इसमें फर्स्ट है हमारा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म। तो फर्स्ट तो ये बनेगा ही क्योंकि पेशेंट को ब्रीद में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है क्योंकि एयरवेज जो है वो नैरो है, तो गैसेस प्रॉपर यानी ऑक्सीजन एंड CO2 प्रॉपरली उनका एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मली होता है वैसे नहीं हो पाता है। ठीक है। क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। न्यूट्रिशन पैटर्न भी इम्पेयर्ड इसमें हो सकता है। ठीक है, रिलेटेड टू इम्प्रॉपर रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी पेशेंट मान लो सिक होते हैं, जब कोई पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते तो खाना पीना भी डिस्टर्ब होता है, पेशेंट प्रॉपरली खा नहीं पाता है, उसको हर चीज़ में यानी इरिटेशन होती है। हो सकता है पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम भी हो। और एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी ये हो सकता है कि भाई पेशेंट को डिसीज़ की वजह से भी हो जाती है एंग्जाइटी, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से भी हो सकती है। और इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डेथ। हाँ, तो ब्रीदिंग नहीं आ रहा है, उसको फियर ऑफ डेथ हो सकता है, सफोकेशन है उसको इनकी वजह से। एक नॉलेज डेफिसिट का आप हर एक नर्सिंग डायग्नोस में डाल सकते हो। एंग्जाइटी एंड नॉलेज डेफिसिट तो ऐसा डायग्नोस है जो कि आप किसी भी NCP में बना सकते हो, यानी कि नर्सिंग डायग्नोस जब आप बनाते हो, प्रोसेस बनाते हो, तो किसी भी से डाला जा सकता है क्योंकि हर एक में पेशेंट की नॉलेज कम होती है डिजीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और उसको अपनी डिजीज़ से रिलेटेड और हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड एंग्जाइटी रहती ही है। आप भी हॉस्पिटलाइज जब होते हो तो हमको भी डर थोड़ा लगता ही है हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंजेक्शन का डर है, बहुत चीज़ों का डर होता है। फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अपने नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रॉपरली, यानी असेस करते हैं कंप्लीट कंडीशन पेशेंट की, दैन उसका नर्सिंग डायग्नोसिस हमने बनाया ही है तो उसी को हम पूरा प्रोसेस में लाते हैं कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट का होना चाहिए, हमारा गोल ये होना चाहिए। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो हमारा गोल है कि भाई प्रॉपर उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम को रिड्यूस हम करेंगे और रेस्पिरेटरी पैटर्न को मेंटेन करेंगे और प्लान हम करेंगे। ठीक है, प्लान जो हम करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाद में। यहाँ पर आप इस जगह पर इम्प्लीमेंट लिख सकते हो, एक्शन में लाना यानी कि उसे। तो जैसे कि अगर ब्रीथ प्रॉब्लम है मान लो पेशेंट को, तो हम ऑक्सीजन देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, नैप कराएंगे, स्टीमिंग हो सकती है इसमें, पोजिशनिंग यानी सेमी फॉलोअर पोजिशन, ठीक है, वो मेन रहेगी ताकि पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर पाए, उसको रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत ना आए। मेडिसिन देंगे उसको प्रॉपरली, जो भी एडवाइस डॉक्टर की यानी प्रिस्क्रिप्शन में है वो, और उसका हाइजीन मेंटेन करेंगे। बस यही सब है और वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे तो हमको ये फाइंडिंग मिल सकती है कि भाई हाँ, हमारे पेशेंट की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी अस्थमा की कंडीशन है, उसमें वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, नॉर्मल हुआ है पेशेंट हमारा, पहले से ठीक हुआ है। ओके, फिर उसी तरह से आप अगला डायग्नोस भाई इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे। तो ये सब में वही चीज़ें आएंगी। मेन क्या है, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो इसमें बस हमको ऑक्सीजन देना है, नैप कराना है, पोजीशन का ध्यान रखना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, दवाइयाँ देनी है, बस यही रहेगा सभी में दोस्तों, यही रहने वाला है। ठीक है, और भी आपकी किताबों में होगा तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगी दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो अगला सेल्फ केयर डेफिसिट का भी आएगा ये, और ये आपका अगला डायग्नोस है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि 2 डायग्नोस एक ही में लिख दिए हैं। ठीक है, ये और ये इकट्ठा यानी मिक्स कर दिया है दो डायग्नोसिस को। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला भी इसी में डाल दिया, सेल्फ केयर डेफिसिट का भी डाल दिया। फिर सब्जेक्टिव डाटा में तो दोनों का इकट्ठा डाल दिया है इन्होंने कि प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है तो ये इसका आ गया यहाँ पर। इसको आप अलग से भी बना सकते हो, और सेल्फ केयर वाला ऊपर वाले का आ गया। ठीक है, तो इन्होंने मिक्स कर दिया है चीज़ें इसमें। अगर आप न्यूट्रिशन वाले का प्लान कर रहे हो तो ये है नीचे कि भी इसको लिक्विड फूड देना है, फूड खा के लिए यानी न्यूट्रिशनल डाइट देनी है। अगर वो कम खा रहा है तो न्यूट्रिशन होना चाहिए उसकी कम डाइट में भी, और फ्रीक्वेंट मील यानी थोड़ा थोड़ा उसको देना है, लिक्विड डाइट दी जा सकती है। सो नेक्स्ट अब डायग्नोस देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन। तो डिजीज़ कंडीशन आपकी अस्थमा है तो उससे रिलेटेड कोशिश हम करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड पेशेंट को की जाए। तो डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड आप बता सकते हो, हाइजीन से रिलेटेड, और मेडिसिन प्रॉपर लेनी है, फॉलोअप करना है, और भी आप इसमें बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस और हेल्थ एजुकेशन अस्थमा के बारे में। लास्ट में फ्रेंड्स आप बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हो अपना अस्थमा का। देखो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आपकी डिजीज़ कंडीशन अस्थमा है तो आप कोई बुक पकड़ो
और बुक से अस्थमा के बारे में जिस बुक में अच्छे से प्रॉपरली लिखा है, नर्सिंग डायग्नोसिस जिसमें है और उसके साइन एंड सिम्पटम प्रॉपर डिजीज़ कंडीशन अस्थमा जिस पे है, तो उसका पेज नंबर आप ऐड कर लो। बस ऐसे ही बिब्लियोग्राफी इसी तरह बनाई जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी बुक्स को लेते हैं, उससे फिर एनसी बनता है। तो जितना जितना हम नेट से भी क्योंकि बनाते हैं, तो फिर वही बुक्स का नाम, पेज नंबर, उनके ऑथर का नाम, ये सब बिब्लियोग्राफी में आता है। और बिब्लियोग्राफी की जो वीडियो है वो तो मैंने अपलोड भी की गई है। अगर आप बिब्लियोग्राफी कैसे बनाएं नर्सिंग क्राइटेरिया लिखोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं बिब्लियोग्राफी चाहिए, बिब्लियोग्राफी नहीं लिखी आपने, बिब्लियोग्राफी कहाँ है। तो बिब्लियोग्राफी तो आप खुद से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी तो बहुत ईजी होती है, खुद से भी बनाई जाती है। तो आप सर्च करना नर्सिंग क्राइटेरिया से बिब्लियोग्राफी, आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।